मुश्किल है कि एक आम सी दिखने वाली मशीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, गणित और मेडिसिन की सबसे उन्नत तकनीकें छिपी हैं और इसने डायग्नोसिस का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। यह है एमआरआई मशीन। लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझें तो यह हमारे शरीर के पानी का इस्तेमाल करके शरीर की अंदरूनी बनावट को दिखाती है। हमारे शरीर का करीब 60% हिस्सा पानी है। हर पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और हर हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस होता है। इस छोटे से न्यूक्लियस की खासियत यह है कि यह लगातार घूमता रहता है और क्योंकि यह चार्ज्ड होता है तो इसकी घूमने से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये सारे हाइड्रोजन न्यूक्लियस छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह होते हैं, लेकिन आम तौर पर ये सब अलग अलग दिशा में होते हैं, इसलिए इनका मैग्नेटिक असर आपस में काट जाता है। वरना सोचिए, हम जब कभी किसी लोहे के दरवाजे से गुजरते तो हमारा शरीर खींच जाता, लेकिन जब इन्हें एक बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बात बदल जाती है। जैसे हमें पता है कि पृथ्वी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कंपास की सुई को उत्तर दिखाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस को प्रभावित करने के लिए वो काफी नहीं होता। इसके लिए एक ऐसा मैग्नेट चाहिए जो धरती के फील्ड से 3 लाख गुना ज्यादा ताकतवर हो, और यही होता है एमआरआई मशीन का मुख्य हिस्सा। इसमें आने पर हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक दिशा में लाइन से लग जाते हैं। अब अगर दूसरी दिशा से कुछ खास फ्रीक्वेंसी का ऐसी करंट एक अलग कॉइल में भेजा जाए तो एक छोटा लेकिन तेज पल्स मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब ये पल्स बनता है तो कॉइल हिलती है और एक जोर की आवाज पैदा होती है। वही आवाज जो आप एमआरआई करते समय सुनते हैं, जैसे कोई रेनोवेशन हो रहा हो। क्योंकि ये नया फील्ड मेन फील्ड से अलग दिशा में होता है तो ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस की मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। इससे एक बहुत ही हल्का इलेक्ट्रिक सिग्नल पैदा होता है। कॉइल उस सिग्नल को पकड़ती है और फिर कंप्यूटर उसे इमेज में बदल देता है, जिससे हम शरीर की अंदरूनी तस्वीर देख सकते हैं। शरीर के अलग अलग टिश्यूज में पानी की मात्रा अलग अलग होती है। बीमार हिस्सों में भी पानी की मात्रा बदली हुई होती है, इसलिए हर हिस्से से आने वाला सिग्नल अलग होता है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र जितना मजबूत होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल उतना ही तेज होगा और तस्वीर उतनी ही साफ आएगी। शुरुआत में जो एमआरआई मशीनें थीं, उनमें स्थायी चुंबक का इस्तेमाल होता था, जो सिर्फ 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बना पाती थीं। इससे जो इमेज बनती थी वो साफ नहीं होती थी। स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए कम से कम 1.5 से 3 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे भी इमेज साफ नहीं आई। आखिर में इंजीनियरों ने सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया। सुपर कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिनका तापमान जब बिल्कुल शून्य के करीब पहुंचता है तो उनकी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, लगभग खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जा सकता है। सैद्धांतिक तौर पर करंट इन सुपरकंडक्टर में हमेशा के लिए बह सकता है और इसमें बहुत कम बिजली लगती है, लेकिन असलियत में एमआरआई मशीन बहुत ज्यादा बिजली खपत करती है। साल भर में यह मशीन लगभग 1.3 से 1.4 लाख यूनिट बिजली खा जाती है। ये सारी बिजली उस अल्ट्रा लो टेम्परेचर को बनाए रखने में लगती है। इस ठंडक को बनाए रखने के लिए मशीन में लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल होता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे फ्रिज में कूलिंग गैस होती है, बस इसका तापमान उससे भी बहुत नीचे होता है। यही वजह है कि एमआरआई मशीन को कभी बंद नहीं किया जा सकता। अब अगर तुलना करें तो एमआरआई सीटी स्कैन और एक्स-रे से महंगी जरूर है, लेकिन इससे इमेज कहीं ज्यादा क्लियर आती है। ये खासकर सॉफ्ट टिश्यू की समस्याओं को पहचानने में बहुत अच्छा है, जैसे मांसपेशियां, टेंडन, ट्यूमर, यहां तक कि ब्लड वेसल्स और दिल भी। तो अब सवाल यह है, क्या एमआरआई से रेडिएशन निकलता है? अगर आप ऐसे ही रियल घटनाओं पर आधारित 3D एनिमेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल इट्स राजा लांबा को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।